हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ LLB थर्ड ईयर, सेम है आपका 6, कोड है आपका 6003। कहीं पर ये 603 भी लिखा हुआ होता है। एक्ट आपका ह्यूमन राइट्स, जिसे हम मानवाधिकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 3, सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार। अब से पहले मैं आपके दो क्वेश्चन और करा चुका हूं। आप प्ले लिस्ट जाकर देखोगे तो वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखने को मिलेगा। यह वाला जो क्वेश्चन है, सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार, जो है ये आपका संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 से है, ठीक है। इसमें क्या है, हमारा सम्मान पूर्वक जीवन जीने में क्या है, जैसे हमें शिक्षा, चिकित्सा और अ, सरकारी सुविधा, व्यापार, व्यवसाय, पर्यावरण, इन और इसमें क्या है, अन्य, इन सभी का क्या है, हमें उपयोग करने का, प्राप्त करने का इनका अधिकार है, ठीक है। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, चिकित्सा अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो अपना इलाज कराने का अधिकार है। सरकारी सुविधाएं, जैसे कोई निर्धन व्यक्ति है तो कोर्ट में उसे सरकारी सुविधाएं निशुल्क दी जाए, सरकार के द्वारा उसको संरक्षण दिया जाए। व्यापार करने की सुविधा उसे, और उसे स्वतंत्रता दी जाए। व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्रता दी जाए। और पर्यावरण, सभी व्यक्ति को स्वच्छ और सुंदर वातावरण में रहने का अधिकार है। इस प्रकार के यहाँ पर अधिकार दिए गए हैं। अधिकार तो बहुत सारे काफी होते हैं, हमारे मूल अधिकार और विधि के अनुसार हमारे जो अधिकार होते हैं, लेकिन हम जो मेन टॉपिक हैं उन पर ही बात करेंगे। आगे चलते हैं। एक हमारा व्हाट्सएप चैनल है जिसका नाम है रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर आपको लॉ से रिलेटेड नोटिफिकेशन, अपडेट एंड न्यूज प्रोवाइड कराई जाएंगी, चाहे आप LLB कंप्लीट कर लो, ठीक है, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में हो, किसी यूनिवर्सिटी, किसी स्टेट से हो, आपको लॉ से संबंधित चीजें यहाँ प्रोवाइड कराई जाएंगी। अभी एग्जाम चल रहे हैं तो आपको ऐसी चीजें नहीं बताई जा रही हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम खत्म होंगे तो आपको चीजें नई नई बताई जाएंगी इस चैनल के माध्यम से। एक हमारा ऐप है जिसका नाम है GR लॉ क्लासेस। यहाँ पर आपको लॉ से संबंधित कंटेंट प्रोवाइड कराया जाया करेगा, ठीक है। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो एग्जाम में आपको कुछ बातें हैं जिनको ध्यान रखना है। आपको ब्लैक एंड ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है, केसेस का इस्तेमाल करना है। जैसे मैं यहाँ पर रेड पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आप वहां पर रेड, ग्रीन या अदर कलर का पेन इस्तेमाल नहीं करोगे। अभी कमेंट आई थी कि सर हम क्या एक ही कलर से पेपर कर सकते हैं, ब्लू से, तो ये भी गलत है। आपको ब्लैक एंड ब्लू दो पेनों का कॉम्बिनेशन बना के चलना है। आपको सबसे ज्यादा केसेस पे फोकस करना है। दूसरा, डेफिनेशन अगर होती है तो डेफिनेशन पे फोकस करना है। हेडिंग्स पे फोकस करना है। और राइटिंग, और राइटिंग पे विशेष ध्यान देना है। हालांकि मेरी तो बेकार है, लेकिन आपको अच्छा करना है। कम शब्द लिखने हैं लेकिन सटीक लिखने हैं लॉ के अंदर। और एक हमारा इकोनॉमिक्स होता है, अर्थशास्त्र वाला सब्जेक्ट। ये दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहां पर गिने चुने ही शब्द लिखे जाते हैं। यहाँ पर आप कहानी नहीं लिख सकते हो, ठीक है। ज्यादा बात ना करते हुए, बेसिक चीजें थी मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से बेसिक चीजों को कट करके आगे चले जाते हैं, फिर वो कमेंट करके पूछते हैं मेरे से। तो भाई 1 या 2 मिनट निकाल के इन बेसिक चीजों को देख लिया करो। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत सम्मान पूर्वक जीने के अधिकार में कौन कौन से मानवाधिकार शामिल हैं, मार्गदर्शक निर्णयों की सहायता से समझाइए। देखो, यहाँ पर मैंने क्या बोला था, केसेस में ज्यादा फोकस करना है। जितने ज्यादा आप केसेस लिखोगे उतने ही ज्यादा आपको नंबर मिलेंगे, ध्यान रखना इस बात का। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप अपनी सुविधा अनुसार इसे देख सकते हो, पढ़ सकते हो। आंसर नंबर 3, सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार या सम्मान पूर्वक जीवन जीने के अधिकार और मानवाधिकार। न्यायमूर्ति GC भरूका ने सम्मान पूर्वक जीने के अधिकार के बारे में कुछ केसेस बताए हैं, कुछ निर्णय दिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है ये आपका केस ही है। आप इसे ये मत सोचना कि एग्जाम्पल है, ये क्या है, केस। PH तलवार बनाम उपयुक्त धारवाड़ 1998 का ये केस है। इसमें विचार व्यक्त करते हुए कहा गया कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में
प्रत्येक व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अर्थात जीने का अधिकार प्रदान किया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि जो हमारा आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 ये प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का क्या है, अधिकार देता है। ठीक है, इसमें आप प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है। ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, ये अभी मैंने कुछ अधिकार बताए थे, ये इसी के अंतर्गत आते हैं जो मानवाधिकार हैं। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार तो है ही है, साथ में क्या है, शिक्षा प्राप्त करने का, चिकित्सा सहायता लेने का, सरकारी सहायता प्राप्त करने का, व्यापार और व्यवसाय करने का, पर्यावरण और अन्य, ये भी इसी में ही शामिल है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रदान किया गया है किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से भिन्न तरीके से इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। हम यह नहीं कह सकते कि विधि ऐसा कहती है कि आपको आपके जो अधिकार हैं, जो संविधान और विधि द्वारा आपको प्रदान किए गए हैं, उनसे आपको वंचित रखा जाए। ठीक है, कोई भी आपके अधिकारों को वंचित नहीं कर सकता है, अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता है, ना ही उनको छीन सकता है, ना ही उनको सीमित कर सकता है। यह जीने से के अधिकार का अर्थ केवल पशुवत जीवन जीने से नहीं होकर अर्थपूर्ण जीवन जीने के अधिकार से है। अब बात करते हैं कि जीवन जीने के अधिकार में कैसा अधिकार। आपको ये नहीं है कि जैसे जानवर होते हैं, खाना खाया सो गए, जहां मालिक ने चाहा वहां बांध दिया, जहां उसे ले जाना है वहां चले गए। नहीं, आपको अपनी इच्छानुसार जीवन जीने का अधिकार है। जानवर अपनी इच्छानुसार जीवन नहीं जी सकते हैं, वो कैदी बनकर रहते हैं। ठीक है, लेकिन मानव जो है स्वतंत्रता पूर्वक कहीं आ सकता है, कहीं जा सकता है, कुछ खा सकता है, किसी से भी वार्तालाप कर सकता है, किसी भी प्लेस पर जाकर रेस्ट कर सकता है, बैठ सकता है। ठीक है, लेकिन वो किसी समाज का विधि का उल्लंघन ना करता हो। ठीक है, व्यक्ति सामान्य सुख सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण जीवन जिए, यही आर्टिकल 21 का उद्देश्य है। कि जो जीवन है ऐसा ना हो कि हम पशु के समान जी रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि हम एक कैद में हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, आपको स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार है। कुछ भी खाओ, कहीं घूमो, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, तो इसी प्रकार आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीने के अधिकार का विस्तार। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जीने के अधिकार से जुड़े कई मामले न्यायाधीश के समक्ष आए। न्यायालयों ने समय समय पर इस अधिकार की उदार व्याख्या, इसे सम्मान पूर्वक जीवन जीने के अधिकार का अर्थ दिया है। अब बात करते हैं जो न्यायाधीश हैं आर्टिकल 21 के अंतर्गत या उसके द्वारा जो न्यायमूर्ति होते हैं जो न्यायालय के, उनके समक्ष इस प्रकार के न्यायमूर्ति और न्यायाधीश, इनके समक्ष काफी ये केसेस आते हैं। तो न्यायाधीशों ने इसमें काफी निर्णय भी किए हैं और बताया है कि ये जो मानवाधिकार और जो इनके मूल अधिकार होते हैं, जो आर्टिकल 21 इनको संरक्षण देता है, उसमें साथ ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का भी जो अधिकार है। देखो, यहाँ पर हमारे मूल अधिकारों को भी बताया गया है। यहाँ पर ये नहीं है कि आप मूल अधिकारों को हमारे किसी अदर सेक्शन में है, बट हमारे मूल अधिकार भी इसी के अंतर्गत आते हैं, वो हमारा हनन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और बोला है कि किसी भी व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीवन जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। मूल अधिकार में क्या है कि हम कहीं पर जाकर अपनी जमीन खरीद सकते हैं। अभी एक जम्मू कश्मीर के मैटर को छोड़ते हुए हम संपूर्ण भारत में कहीं जाकर निवास कर सकते हैं, कोई व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी क्या है, हमारे अधिकार हैं। और यही क्या है, जीवन जीने के मूल अधिकार हैं। इनको कोई छीन नहीं सकता, ना ही इनका कोई हनन कर सकता है। इसी से संबंधित काफी निर्णय आए थे, तो उसमें न्यायाधीश ने बोला था ये इनके अधिकार हैं, इनको छीना नहीं जा सकता है। न्यायालयों ने कहा जीने का अधिकार मात्र जन्म लेकर मर जाने तक नहीं है, इसका अर्थ सम्मान पूर्वक अर्थात आवश्यक सुख सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण एवं अर्थपूर्ण जीवन जीने से है। यहाँ पर बोला है, हम ये नहीं कह सकते कि जीने का अधिकार इसमें शामिल है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। यहाँ पर ये नहीं, इसका मतलब ये है यहाँ पर कि कोई भी व्यक्ति
जो भारत का नागरिक है या कोई विदेशी व्यक्ति है जो हमारे देश में अभी प्रेजेंट में है, उसको स्वतंत्रता पूर्वक पूर्वक जीने का सरकारी वस्तुओं का इस्तेमाल करने का, घूमने का पूर्ण आधार है। कहने का मतलब है प्राणी को यहाँ पर स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार है, बशर्ते कि वो विधि का उल्लंघन ना करते हो, जैसे शिक्षा प्राप्त करने का, चिकित्सा प्राप्त करने का, पानी अथवा बिजली। अब यहाँ पर देखो एक बात बोली हमने, कोई विदेशी व्यक्ति अगर हमारे देश में आकर रहेगा तो वो खा सकता है, पी सकता है, कहीं भी घूम सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो देश के व्यक्तियों के लिए ही फ्री होती हैं, वो विदेशी व्यक्तियों के लिए फ्री नहीं होती हैं। तो मैंने क्या बोला, विधि के अनुसार। लेकिन अगर कोई विदेशी व्यक्ति अगर भारत में घूमने आएगा तो वो क्या है, स्वस्थ, सुंदर और पर्यावरण जो पर्यावरण है हमारा, स्वच्छ और सुंदर जो वातावरण है उसका हकदार वो भी है, अपनी सुरक्षा का हकदार वो भी है। वो यहाँ पर अगर व्यापार करना चाहे, व्यवसाय करना चाहे तो वो भी कर सकता है, कहीं घूमना चाहे तो वहां घूम भी सकता है, अगर बीमार भी हो जाता है तो अपना इलाज कराने का अधिकारी भी वो है। लेकिन क्या है, वो स्वतंत्रता पूर्वक रहेगा। ये नहीं कि आप विदेशी हो तो हमारे देश में इलाज नहीं करा सकते हो, घूम नहीं सकते हो, खा नहीं सकते हो। तो ये क्या है, अलग बात है कि वो कुछ चीजों को छोड़ते हुए वो सभी सुविधाएं प्राप्त कर सकता है, चाहे वो विदेशी क्यों ना हो, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, ये पानी अथवा बिजली, तो रोजी रोटी, पर्यावरण, उचित विचारण, निशुल्क विधिक सहायता। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो देश के नागरिक को ही मिलेंगी, जैसे यहाँ पे निशुल्क विधिक सहायता है, ये तो देश के नागरिक को मिलेंगी। जो शिक्षा है वो निशुल्क देश के नागरिक को मिलेंगी। समुचित मजदूरी, कार्य की न्यायोचित दशाएं आदि अनेक बिंदु जीने के अधिकार से जुड़े हैं, इन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये सभी जो हमारे अधिकार यहाँ पर बताए गए हैं जो जुड़े हुए हैं, ये सब मानव से संबंधित हैं और जीवन के एक मूल उद्देश्य के लिए ये बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इनके बिना हम मानव जीवन की स्वतंत्रता की कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्या किसी व्यक्ति को अगर हम शिक्षा से वंचित कर दें तो हम कहें कि हमने तो इसे पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी है, और आपकी ने उसकी शिक्षा को ही उसे शिक्षा से ही वंचित कर दिया। दूसरा, उसको चिकित्सा प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाए और आप कहो कि हमने तो इसे पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी है, आप पानी और बिजली की सुविधा उसे ना दो। या इसी प्रकार से हम कहें कि हमने तो इसे पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी है लेकिन ये सुविधाएं आप उसे ना दो, तो वो क्या है, एक जानवर जैसा ही जीवन हो जाएगा। इस संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मामला केस नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। ध्यान रखना ये केस और एग्जाम्पल बात एक ही है। खड़क सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1963 का केस है। इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि जीने का अर्थ पशुवत जीने से नहीं है। जो जीवन जीने का अधिकार है, जीने का जो अर्थ है, ऐसा नहीं है कि हम पशुवती जीवन जिए। हमें सभी सुविधाएं प्राप्त करने का, उनका उपयोग करने का, उपभोग करने का, उनसे संरक्षण प्राप्त करने का, ये सभी अधिकार हमारे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, केस नंबर 3 है हमारा सौदान सिंह बनाम नगर निगम नई दिल्ली 1986 का केस है। इस मामले में जीने के अधिकार को रोटी रोजी से जोड़ा गया है और कहा गया है कि अपनी आजीविका के लिए व्यक्ति फुटपाथों पर व्यापार व्यवसाय कर सकता है यदि इसमें जनसाधारण को कोई क्षति नहीं होती हो। यहाँ पर बोला है सौदान सिंह बनाम नगर निगम नई दिल्ली 1986 के केस में बोला है, जो हमारे सड़क के किनारे फल, कपड़े, पानी, गन्ने का जूस, आइसक्रीम, ये सभी प्रकार की जो हमारी और अन्य प्रकार की ये जो ठेलियां लगी होती हैं, जो ढाबे होते हैं, छोटी छोटी दुकानें होती हैं, इनको क्या है, सभी को अधिकार है। लेकिन ये किसी भी क्षति, किसी व्यक्ति को, समाज को या विधि का उल्लंघन ना करते हो। ये क्या है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत इन्हें अधिकार है, अपनी इच्छा अनुसार ये अपना व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। जो सड़क के किनारे, रोड के किनारे जो व्यापार है, इनको स्वतंत्रता होती है, ठीक है। आगे है शुद्ध पर्यावरण का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध वातावरण में रहने का, स्वच्छ हवा प्राप्त करने का अधिकार होता है। ये क्या है, हमारा एक अधिकार है। बदलते हुए सामाजिक परिवेश में, परिवेश होता है हमारा वातावरण। हमारे न्यायालयों ने नगरों की सफाई एवं शुद्ध पर्यावरण को भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अंग माना है। अगर हमें स्वच्छ हवा,
सुंदर वातावरण नहीं मिलेगा तो हम क्या है, बीमार हो जाएंगे। और ये आर्टिकल 21 का क्या है, उल्लंघन होगा, जहां पर ये कहा जाता है कि स्वच्छ वातावरण, सॉरी, कि प्रत्येक व्यक्ति को प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार है। जब सुंदर और स्वच्छ वातावरण नहीं होगा तो प्राण और देह स्वतंत्रता का अर्थ ही क्या रह गया। लेकिन आज की जो हमारे देश की वर्तमान स्थिति है, बहुत ही ज्यादा खराब है। जहां कहीं भी कचरा पड़ा रहता है, कहीं भी नाली जाम रहती है, नाले जाम रहते हैं, कोई भी व्यक्ति आवाज उठाता है, उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। आज हमारे देश की स्थिति बहुत ही ज्यादा गमगीन है। हमारे देश में रोग लग चुका है गंदगी का। आप किसी भी सिटी में हो, किसी भी स्टेट में हो, आप संपूर्ण भारत को देख लो, संपूर्ण भारत की बात कर रहा हूं। सफाई के नाम पर देश में रोग लग चुका है, हमारा देश बीमार हो चुका है, इतनी ज्यादा गंदगी है हमारे देश के अंदर। कुछ स्थानों को छोड़कर, कुछ जिलों को छोड़कर, नहीं तो हमारा देश 90% गंदगी का ही शिकार है। आप किसी भी नाले को, किसी कॉलोनी को, किसी गांव को कहीं भी देख लो, कोई व्यवस्थाएं नहीं है। सब सिर्फ जो ये कानून है हमारा किताबों में और कागजों में ही बनकर सीमित रह गया है। इससे बाहर निकलने का ये प्रयास ही नहीं करता है। ठीक है, ये जो सब रूल्स हैं, नियम हैं जो हमें दिए गए हैं, ये सिर्फ क्या है, एक कागजी दस्तावेज बनकर रह गए हैं। बाहर इन पर कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। एग्जाम्पल नंबर 4 है, केस नंबर 4 है एल के फूलबाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, 1988 का ये केस था। इसमें राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा नगर की सफाई को नगर परिषद का दायित्व माना गया है। नगर परिषद अपने इस दायित्व से धन की कमी का बहाना बनाकर बच नहीं सकती। यहाँ पर बोला है, राजस्थान के हाई कोर्ट ने बोला था कि नगर निगम द्वारा सफाई की जानी चाहिए, लेकिन अगर जो नगर निगम है ये कहे कि हम पे पैसे का अभाव है तो वो इससे बच नहीं सकता है। इसी से संबंधित एक केस और था, पर्यावरण से संबंधित थी, दामोदरन राव बनाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैदराबाद, 1986 का ये केस था। ठीक है, ये केस आप वहां पर लिख दोगे तो भी सफिशियंट है। और आगे है हमारा शिक्षा और चिकित्सा का अधिकार। समय के साथ जीने के अधिकार में शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाएं भी जुड़ गई हैं। एग्जाम्पल नंबर हमारा 6 है, कुमारी मोहिनी जैन बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक, 1992 का केस है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राज्य शैक्षणिक संस्थानों में ऐसी व्यवस्था करे कि कोई भी व्यक्ति मात्र धन की कमी के कारण प्रवेश से वंचित न रह जाए। तो यहाँ पर बोला है उच्चतम न्यायालय ने, आप ऐसी व्यवस्था करो कि किसी व्यक्ति के पास अगर धन का अभाव है तो वो शिक्षा से वंचित ना रह पाए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 है, परमानंद कटारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 1989 का ये केस था। इसमें उच्चतम न्यायालय ने दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के शीघ्र चिकित्सा प्राप्त करने के अधिकार को आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार माना है। यहाँ पर बोला है उच्चतम न्यायालय ने, अगर कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, ठीक है, चाहे वो क्रिमिनल है या कोई आम व्यक्ति है या कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है, आपको लगता है कि यहाँ पर इसकी इंक्वायरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप इंक्वायरी कर सकते हो। लेकिन आप जो है जांच पड़ताल जो पूछना है, आपको जो डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, सबसे पहले आप उसका इलाज करोगे, उसके बाद आप कोई भी कार्रवाई करोगे। किसी भी व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने से नहीं रोक सकते हो। ठीक है, ये किसका अधिकार है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत उसका अधिकार है। जब उसका इलाज करा रहे हो, उसके बाद आप किसी भी प्रकार की कोई भी प्रक्रिया कर सकते हो, लेकिन पहला कर्तव्य क्या है, उसका इलाज करने का। इस मामले में न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि दुर्घटना के मामले में कानूनी औपचारिकताओं को पूरी करने की प्रतीक्षा किए बिना पहले दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को शीघ्र चिकित्सालय सहायता दी जानी चाहिए। अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है, चाहे वो क्रिमिनल हो, आम व्यक्ति हो या कोई भी हो, आप इंक्वायरी किए बिना या अन्य डॉक्यूमेंट्स लिए बिना आप पहले उसका क्या करोगे, इलाज करोगे। ये उसका एक अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का। आगे चलते हैं, सामाजिक न्याय का अधिकार। जैसा कि हमने बताया था, सरकारी सुविधा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति निःशुल्क
निःशुल्क जो है सरकारी सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। उसमें क्या है वो देखते हैं। सामाजिक न्याय का अधिकार, बुद्धि सत्य गौतम बनाम कुमारी सुभद्रा चक्रवर्ती 1996 का केस है। इसमें एक शिक्षक द्वारा अपनी शिष्या को यौन उत्पीड़न किए जाने पर शिष्या को शिक्षक द्वारा विचारण तक 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाने का आदेश दिया गया। अब सामाजिक न्याय की बात करते हैं। एक टीचर था, उसने अपनी स्टूडेंट के साथ व्यभिचार किया, बलात्कार संग किया। अब ये मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने बोला सामाजिक न्याय के अंतर्गत जब तक ये मामला कोर्ट में चलेगा तब तक आप अपनी शिष्या को 1,000 रुपए प्रतिमाह दोगे। उसके बाद अगर जो निर्णय होगा उसके लिए आपको सजा दी जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर सामाजिक न्याय में ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति निर्धन है और उसके पास किसी प्रकार से बहुत ज्यादा तंगी है, गरीब है, निर्बल है, तो उसको क्या है निःशुल्क सरकारी सुविधाएं प्राप्त की जाएंगी। ठीक है। अब इसी से संबंधित आगे पॉइंट है, उसे देखते हैं। गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। एग्जाम्पल नंबर हमारा 9 है, रघुवीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार 1978 का केस है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने मामले के उचित विचारण को आर्टिकल 21 की परिधि में माना गया। ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई व्यक्ति दुर्बल है, निर्बल है, गरीब है, कमजोर है, वो कमाने में असमर्थ है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है, बशर्ते कि ऐसी सुविधा तब दी जाएंगी, सरकार एक जो न्यायालय होता है वो एक जांच कराती है। उस जांच में ये पाया जाता है कि ये व्यक्ति वास्तव में ही गरीब है, तब उसे निःशुल्क सुविधाएं न्यायालय में प्रदान की जाएंगी। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 है, M.H. हास्कोट बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1986। इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्धन को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य माना है, अनुकंपा नहीं। यहाँ पर क्या है बोला है, अगर कोई व्यक्ति गरीब है और उसकी न्यायालय ने जांच करा ली है और वो गरीबी रेखा के नीचे है, तो ऐसे व्यक्ति को निःशुल्क सहायता प्रदान की जाएगी। किसकी? कोर्ट की। उसे वकील, दस्तावेज सभी क्या है निःशुल्क सब चीजें प्रदान की जाएंगी। ठीक है। ये क्या है? राज्य का कर्तव्य है, अनुकंपा नहीं। अनुकंपा का अर्थ होता है दया नहीं है, ये आप उसके ऊपर दया नहीं कर रहे हो, ये क्या है? राज्य का कर्तव्य है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ होता है समाप्त। ये हमारी नॉलेज के लिए और एग्जाम के लिए दोनों ही पर्पज से क्या था, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक चीज और बोलना चाहता हूं, जब मैं वीडियो को कराता हूं तो वीडियो कराते समय कुछ शब्द ऊपर नीचे हो जाते हैं या कुछ गलत वर्ड हो जाते हैं या एक्सप्लेन करने में कहीं कोई त्रुटि रह जाती है सूक्ष्म रूप से, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि जब हम कंटिन्यू बोलते रहते हैं तो कुछ छोटी मोटी प्रोनाउंसिएशन है, ऊपर नीचे शब्द हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।